Hello everyone, this is Chirag Jain and welcome to 1% Daily. So this is our sixth lecture in the organizational theory series. We were discussing evolution of organizational theory, which we will continue in this lecture. So we have completed classical theories in which we have discussed three models: bureaucratic model, scientific management and process management. In this video, we will gonna cover neoclassical theories, which includes human relations movement and behavioral science movement. So starting with the neoclassical theories. Neoclassical theories, देखो, when we were discussing the disadvantages of classical theories in last lecture, so उसमें एक point था कि classical theories have ignored human element. ठीक है, उन्होंने मॉडल्स थ्योरीज तो डेवलप कर ली बट एक ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर दिया, विच इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इस डिसएडवांटेज के ऊपर ही पूरा बेस है क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज, जिसने ह्यूमन एलिमेंट को भी इन द एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दिखाया है. ठीक है, सो न्यू क्लासिकल थ्योरीज डील्स विद ह्यूमन फैक्टर विच वाज इग्नोर्ड बाय क्लासिकल थ्योरीज. Jobs became narrow and workers began to resist formal and impersonal treatment, overlooking their social and psychological needs. This resistance and need to secure willing cooperation led to the development of classical concept. मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा, सो वर्कर्स ने रेसिस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द इम्पर्सनल ट्रीटमेंट. उनके साथ एक इम्पर्सनल ट्रीटमेंट हो रहा था. एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को भी वर्कर्स का कॉपरेशन चाहिए था. ठीक है, सो इन दोनों चीज को ध्यान में रख के कुछ और थिंकर्स ने काम करना शुरू किया, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरीज. ठीक है, एल्टन मायो पायनियर्ड ह्यूमन रिलेशंस टू इंप्रूव द लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन. एक थिंकर रहे हैं जॉर्ज एल्टन मायो, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है ह्यूमन रिलेशंस पे. दैट इज वाई इज नोन एज द फादर ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच. नाउ नियो क्लासिकल में सबसे फर्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. एल्टन मायो एंड एसोसिएट्स प्रोपाउंडेड इट through Hawthorne experiments conducted at plant between 1924 to 32 in USA. तो एक जॉर्ज एल्टन मायो उनके साथ प्लस उनके एसोसिएट्स एक यूएसए के प्लांट में बिटवीन 1924 से लेके 1932 के बीच में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन एक्सपेरिमेंट्स का नाम था हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स. इन एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने क्या कंक्लूड करा, दैट इज कंक्लूडेड वर्किंग ऑफ ह्यूमन सोशल एस्पेक्ट एट वर्क प्लेस. मतलब कि कहीं ना कहीं ह्यूमन सोशल एस्पेक्ट भी वर्क प्लेस पे काम करता है. These studies conducted to determine the effect of better physical facilities on workers output. मतलब इनका पीछे एम क्या था हाथोन एक्सपेरिमेंट्स करने का, कि बेटर फिजिकल कैपेसिटी या फैसिलिटीज का वर्कर्स के आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आता है. ठीक है, अब हाथोन एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया था. हाथोन के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या कंक्लूड किया इल्यूमिनेशन से कि देयर इज अ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन लाइट फॉर प्रोडक्टिविटी. अगर हम वर्क प्लेस पे थोड़ी लाइट को रिड्यूस भी कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, देन सेकंड एक्सपेरिमेंट वाज रिले असेंबली टेस्ट. रिले असेंबली टेस्ट में उन्होंने क्या किया, कंक्लूड कि वॉलंटरी रेस्ट देना, हॉट लंचेस देना, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना वर्क प्लेस पे वर्कर्स को, उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे. थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज मास इंटरव्यू प्रोग्राम. मास इंटरव्यू प्रोग्राम में क्या करा उन्होंने, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स कंप्लेंट वर बेसलेस. उन्होंने वर्कर्स की कंप्लेंट सुनी और पाया कि जो कंप्लेंट्स है टोटली बेसलेस है, बट चीजें ये नहीं है कि वो बेसलेस है. द एसेंशियल थिंग इज टू लिसन देम, मतलब सबऑर्डिनेट्स को लिसन, उनको सुनना, उनकी चीजों को सुनना, पुट्स एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर वर्किंग. लास्ट एक्सपेरिमेंट वाज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने क्या देखा, वर्कर्स एस्टैब्लिश देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट बिसाइड फॉर्मल वन एंड फोर्स देम थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ सोशल प्रेशर. मतलब कि फॉर्मल जो उनको टारगेट दिया जा रहा है उसके हटके वर्कर कुछ अपना पर्सनल या एक लगा लो कि अपना खुद का एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लेते हैं जो उनको मीट आउट करना होता है थ्रू सोशल प्रेशर्स. ठीक है, सो ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स रहे 4. अब हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या रहा, क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया. फर्स्ट वन इज वर्क ग्रुप इज नॉट मेरली अ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट. जो वर्क ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स, दैट इज नॉट ओनली अ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट. वो एक सोशल सिस्टम है जिसका खुद का एक कल्चर भी है. ठीक है, second conclusion was worker are not merely rational economic beings motivated by money, they are also socio psychological beings. मतलब कह रहे हैं कि जो इंसान है, जो वर्कर्स हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक बींग्स नहीं है जो सिर्फ मनी से मोटिवेट होते हैं, उनके सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं. ठीक है, सोशल साइको नीड्स एक्सरसाइज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस रेदर देन फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क.
वो कह रहे हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्कर्स की सोशियो साइको नीड्स विच हैव एन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन देयर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. Next conclusion was workers act or react not as an individual but as a member of a group. वर्क प्लेस में वर्कर्स इंडिविजुअल नहीं है, वो एज अ ग्रुप ही चीजें करते हैं, रिएक्शन देते हैं चीजों पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, एज अ ग्रुप. नेक्स्ट कंक्लूजन वाज कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉइज आर मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स ऑफ डीपर सेटिस्फैक्शन. अगर एम्प्लॉइज आप पे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स दैट दे आर somewhere they are satisfied. ठीक है. Last conclusion was free expression result into weaker worker satisfaction even though condition didn't change. कह रहे हैं कि अगर हम उनको फ्री एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उनको बोलने का हक दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट रिजल्ट्स इनटू वर्कर सेटिस्फैक्शन. चाहे उनके बोलने का कुछ इम्पैक्ट हो या ना हो, बट उनको अगर बोलने का मौका मिल रहा है, सो दैट पुट्स एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क परफॉर्मेंस. ठीक है. सो दीज वर द कंक्लूजन्स ऑफ हाथरॉन एक्सपेरिमेंट्स. अब जो सेकेंड थ्योरी है, सेकेंड मॉडल है, दैट इज बिहेवियरल साइंस अप्रोच. इसको हम ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच भी बोलते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है. ये फर्दर रिफाइनमेंट ही है, जो हमने ह्यूमन रिलेशंस पढ़ा उसका ही फर्दर रिफाइनमेंट है. इट कवर वाइडर एस्पेक्ट्स एंड इंटरपर्सनल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. It laid emphasis on application of methods and findings of journal social psychology and sociology understanding of organizational behavior. अब देखो, जो इससे ह्यूमन रिलेशंस है, मूवमेंट है, जो एल्टन मायोक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तो ये प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स भी जरूरी हैं वर्क प्लेस में सेटिस्फाई होना. अब बिहेवियरल साइंस ने इससे एक स्टेप आगे बढ़ा और उन्होंने ये बोला कि अब कैसे उनको पूरा किया जा सकता है या कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स को. ठीक है. अब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इस अप्रोच के. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी. मोटिवेशन जरूरी है प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा सोशल सिस्टम देखा गया है. लीडरशिप स्टडी ऑफ मैनेजरियल बिहेवियर. कम्युनिकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एम्प्लॉयज को डेवलप भी जरूरी है, डेवलपमेंट करना जरूरी है. अपग्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजरियल स्किल्स. ठीक है. अब बिहेवियर साइंस में बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारी चीजें डेवलप करी हैं. उसमें से एक थिंकर रह चुके हैं अब्राहम मास्लो. इन्होंने मैस्लो थ्योरी डेवलप करी है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. ठीक है. मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. इन्होंने क्या बोला है, ह्यूमन नीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ह्यूमन नीड्स को हम कई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. ह्यूमन नीड्स कैन बी अरेंज्ड इनटू हायरार्की. उनको हायरार्की में भी हम सेट कर सकते हैं. एंड दीज नीड्स मोटिवेट देम टू वर्क. और यही नीड है जो उनको मोटिवेट करती है काम करने के प्रति. तो उन्होंने 5 नीड्स को आइडेंटिफाई करा ह्यूमन की. फर्स्ट नीड बोली है इन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स. सेकेंड सेफ्टी नीड्स. थर्ड बिलोंगिंग एंड लव नीड्स या फिर सोशल नीड्स. ठीक है. देन एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जो बहुत बेसिक नीड्स हैं, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो बहुत बेसिक नीड्स हैं. जब इंसान की वो पूरी हो जाती है, देन ही मूव टू सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स मीन्स अब वो समाज में रह रहा है, खाना पीना है, घर है, परिवार है, सो ही नीड्स अ सेफ्टी. सिक्योरिटी चाहिए उसको, सेफ्टी चाहिए. ठीक है. जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है, सो ही वॉक्स अप द लैडर एंड मूव्स टू सोशल नीड्स. सोशल नीड्स में उसको फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए. ठीक है. देन जब रिलेशनशिप मिल जाता है, फ्रेंडशिप मिल जाती है, एक बिलोंगिंगनेस हो जाती है, देन ही मूव टू एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स पे एक प्रेस्टीज, सोशल रिकॉग्निशन चाहिए. ठीक है. एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट चाहिए. और जब ये सारी नीड्स पूरी हो जाती है, देन ही मूव टू मच अल्टीमेटली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहां पर क्या है, अचीविंग वन फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज. ठीक है. सो मैस्लो ने बोला है कि ये 5 नीड्स है ह्यूमन की, जिसको हम एक ह्यूमन की सारी नीड्स को 5 में क्लासिफाई कर सकते हैं. और एक नीड पूरा होने के बाद इंसान दूसरी नीड पे मूव ऑन करता है, और ये नीड्स पूरा करने के लिए इंसान काम करता है और मोटिवेट रहता है. ठीक है. दिस वॉज अ नीड हायरार्की थ्योरी. नेक्स्ट एक थिंकर रह चुके हैं माइकल ई पोर्टर. माइकल ई पोर्टर ने एक और मॉडल दिया, क्या, 5 फोर्सेस मॉडल टू कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है. इन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल दिया. A strategic manager must analyze these forces and proposes a program in order to influence or defending against them. क्या बोला इन्होंने, कुछ 5 फोर्स हैं जो कि किसी भी कंपनी को इफेक्ट करते हैं, और इन 5 फोर्सेस को अगर हम कंट्रोल करें, सो वी कैन डेवलप अ गुड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. फर्स्ट फोर्स क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. न्यू एंट्रेंट्स मतलब जो मार्केट में न्यू एंट्रीज आ रहे हैं, न्यू फॉर्म्स आ रही हैं.
वो थ्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, जो न्यू सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए, अगर कस्टमर प्रोडक्ट ए ना खरीदे, कुछ और खरीदे जो प्रोडक्ट ए जैसा ही हो, दैट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो अगर हम बी खरीद ले जो कि ए का ही काम कर रहा है, सो बी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए। सो जो भी नए सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं वो एक थ्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड फोर्स इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना बार्गेन कर पा रहा है, उसकी क्या पावर है, बार्गेनिंग पावर, दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट, बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर जितना बार्गेन करेगा, बार्गेनिंग इंक्रीज होगी तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर से आप कितना बार्गेन कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे, क्योंकि सप्लायर से कॉस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है, कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट कम होंगे, कॉस्ट घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट फोर्स इज रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ जो आपका कंपटीशन चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं थ्रेट प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द 5 फोर्सेस व्हिच इफेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर एक और चीज है, चेस्टर बर्नार्ड ने इंडिविजुअल मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी है, विच इज कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। किसने दिया है, चेस्टर बर्नार्ड ने। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो कंट्रीब्यूशन मींस इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं, एक्टिविटी है जो की जा रही है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एंड सेटिस्फैक्शन मतलब incentives or benefits provided by organization towards individual in exchange of contribution, जो हमारे एम्प्लॉयज वर्कर्स हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके बदले में जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रिवॉर्ड दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, दैट इज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल की मोटिवेशन कहाँ होगी, जब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन कम, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला है कि हमें एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है, हमें मतलब एज अ मैनेजमेंट हमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन। इंड्यूसमेंट प्रोवाइड करने मैनेजमेंट को, इंड्यूसमेंट का मतलब दीज आर द फैक्टर्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल्स टू इंड्यूस देम टू वर्क, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं टू डू वर्क, फॉर एग्जाम्पल बोनस, ठीक है। सो दिस वाज अ थ्योरी डेवलप, दिस वाज मॉडल गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। अब दोनों थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं, दोनों अप्रोचेज हमने डिस्कस कर लिए हैं, सो जस्ट लुक एट अ ग्लैंस की इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और बिहेवियर साइंस अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन किसने दिया है, एल्टन मायो ने, बिहेवियर साइंस मैस्लो ने, ड्रकर ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन में फोकस किया गया है इंडिविजुअल पे, उसके नीड्स के, उस पे बिहेवियर पे। बिहेवियर साइंस में फोकस किया है ग्रुप पे और ग्रुप बिहेवियर में, इसमें इंडिविजुअल ने फोकस किया है एंड इसमें ग्रुप पे, ठीक है। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हाईलाइट किया है, इसमें ग्रुप रिलेशनशिप्स को हाईलाइट किया है। ये हाथरॉन एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है, इसलिए नैरो है, वो पूरे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पे बेस्ड है जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए इनका जो स्कोप है दैट इज वाइड। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन, मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। बिहेवियर साइंस अप्रोच एम्फेसिस ऑन ग्रुप डायनामिक्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। ह्यूमन रिलेशंस में क्या बोला है, कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टेबल एंड शुड बी मिनिमाइज्ड, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में होना नहीं चाहिए, दैट इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टेबल, नुकसान करता है। और बिहेवियर साइंस में क्या बोला है, कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इंटीग्रेटेड पार्ट एंड समटाइम्स बेनिफिशियल। कॉन्फ्लिक्ट को आप रोक ही नहीं सकते, दैट इज इनएविटेबल, और कई बार उसका फायदा भी होता है, ठीक है। सो दीज वर टू अप्रोचेज ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरीज। अब ह्यूमन रिलेशंस और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि क्लासिकल का पार्ट है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, और ये न्यू क्लासिकल का पार्ट है, इन बीच में एक बार डिफरेंस देखते हैं। ह्यूमन रिलेशंस के कोई प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। इनका कोई प्रिंसिपल्स नहीं है तो कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ह्यूमन रिलेशन बोला है कोई एक बेस्ट वे नहीं है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बोला है देयर इज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट्स नीड टू बी डिडक्टेड साइंटिफिकली हमें जो है सारे काम करने हैं, उन्होंने ये बोला था। इन्होंने पीपल पे फोकस किया है, इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट पे बात ही नहीं की, इन्होंने मशीन से बात किया। मैन इज अ सोशल एनिमल एज पर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से मैन इज इकोनॉमिक एनिमल, जो कि सिर्फ किससे मोटिवेट होता है, मनी से, और इसमें बोला हुआ है सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं जो पूरी होने पे वो मोटिवेट होता है, ना सिर्फ मनी से। ह्यूमन रिलेशन में क्या बोला है, ग्रुप डायनामिक्स, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, इन चीजों के बारे में बात करी है। साइंटिफिक स्टडी में टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के बारे में बात करी है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में
एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ड्राइव फ्रॉम बिहेवियर साइंसेस, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंसेस, ठीक है। एंड ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में जो चीज़ देखा गया है दैट इज वी नीड टू इम्प्रूव इन इंटरपर्सनल रिलेशंस, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में बात की है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की, ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिलेशंस एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब न्यू क्लासिकल थ्योरीज के इम्प्लीकेशंस क्या है। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, इन्होंने कहीं ना कहीं बात करी है कि हमें वर्कर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी है, सो मोर ऑटोनॉमी टू वर्कर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, क्योंकि अभी ये बात हमने की थी ना कि उनकी सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है विच वी नीड टू फुलफिल, सो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है। फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करी है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी रिड्यूस्ड, ताकि वो मोटिवेट फील करें, एक बिलोंगिंगनेस डेवलप हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी है कि अभी बोला कि वर्कर्स को चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, लेकिन उनको सुनना जरूरी है, ठीक है। डायनामिक स्ट्रक्चर्स की बात करें विच कैन बी चेंज एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ओपन एडजस्टिव वर्क कल्चर की बात करिए, जहाँ पर हर कोई फ्रीली अपने आप को फ्री समझे एंड पार्टिसिपेटिव नेचर का वर्क कल्चर हो, ठीक है। दीज वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरीज। लास्ट में अब है लिमिटेशंस क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरीज की। शॉर्ट साइटेड पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं जो क्लासिकल में एक लॉन्ग साइटेड पर्सपेक्टिव दिया, न्यू क्लासिकल कहीं ना कहीं शॉर्ट साइटेड पर्सपेक्टिव है। सेकेंड इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मैनी फेसेट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में बेसिकली उन्होंने सिर्फ सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करी, और भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर में जो कि इन्होंने इग्नोर करा। एक और डिसएडवांटेज बोला है साइनिकल पपिटियरिंग। ये क्या होता है? साइनिकल मीन्स हैविंग और शोइंग अ डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर मोटिव्स, ठीक है। एंड पपेट मीन्स वन दैट कैन बी यूज टू फर्दर द पर्पज ऑफ अनदर। बेसिकली क्या बोल रहे हैं साइनिकल पपिटियर मतलब कोई इंसान दूसरे का फायदा उठाता है, ठीक है। believes that human conduct is motivated wholly by self-interest. Lying, this line is important. Lying, putting on a false face, taking advantage of others are fundamental human character. वो कह रहे हैं कि खुद झूठ बोल के दूसरों को बेनिफिट उठाना ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज, क्योंकि हमने यहाँ ह्यूमन एलिमेंट को स्टडी करा है, तो कहीं ना कहीं साइनिकल पपिटियरिंग भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, विच इज अ ग्रेट लिमिटेशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरीज। सो ये हमारा न्यू क्लासिकल यहाँ हमने खत्म कर लिया है। In next lecture we will continue our evolution topic. Thanks for watching this video.